छोटू का शरीर उस वक्त ठिठक गया जब बैंगनी सुनहरी रोशनी उसके अंदर घुस गई। इसके बाद उसका चेहरा बैंगनी पड़ गया और उसकी आंखों से बैंगनी सुनहरी किरणें बाहर निकलने लगी। ये क्या मुसीबत है? छोटू के मुंह से गुस्से में फिसली बात के साथ ही उसका शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। अंदरूनी तौर पर बैंगनी सुनहरी रोशनी उसकी नस नस में तेजी से फैल गई। ये रोशनी किसी प्राचीन अजगर की तरह थी जो उसकी शरीर के अंदर तहलका मचा रहा था। भले ही छोटू का शरीर कितना भी मजबूत हो, इस दर्द को सह पाना मुश्किल था। छोटू ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बैठ गया। उसने अपनी अंदरूनी शक्ति को उस बैंगनी रोशनी को घेरने के लिए बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो रोशनी बेहद ताकतवर थी और हर रुकावट को तोड़ते हुए उसकी नसों में इधर उधर दौड़ रही थी। ये क्या बवाल है? छोटू ने चिढ़कर कहा। उसने अपने विनाशक पूर्वजी निशान और तिलिस्मी पत्थर को सक्रिय किया। जैसे ही ये दिव्य चीजें हरकत में आई, बैंगनी सुनहरी रोशनी थोड़ी ठहर गई, लेकिन वो पूरी तरह शांत नहीं हुई और अब भी उसके शरीर के अंदर घूमती रही। देखता हूं तुम अब कहाँ भागते हो, छोटू ने गुस्से से मन ही मन कहा। उसका विनाशक पूर्वजी निशान काले गड्ढे में बदल गया और रोशनी को खींचने की कोशिश करने लगा। साथ ही तिलिस्मी पत्थर ने उसे घेर लिया। बैंगनी सुनहरी रोशनी ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह दब चुका था। छोटू ने ध्यान लगाकर देखा तो पता चला कि ये रोशनी असल में अंगूठे के आकार की एक चमकती हुई बैंगनी सुनहरी खाल थी। ये खाल, ये तो अजीब चीज है, छोटू ने हैरानी से सोचा। उस खाल से प्राचीन शक्ति निकल रही थी जो बहुत खास और अनोखी थी। इसे परखता हूं, छोटू ने मन में ठाना। उसने अपने विनाशक पूर्वजी निशान का इस्तेमाल किया और उस खाल को अवशोषित करने लगा। उसे यकीन था कि अगर वो इसे पूरी तरह से आत्मसात कर ले तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अब छोटू के चेहरे पर दर्द की जगह एक जोश भरी मुस्कान उभर आई। उसका ध्यान पूरी तरह उस बैंगनी खाल को सोखने पर लग गया, क्योंकि उसे पता था कि ये उसकी तकनीक को नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। छोटू के सामने बैंगनी सुनहरी खाल किसी साधारण चीज जैसी नहीं लग रही थी। भले ही उसने पूर्वजी निशान का इस्तेमाल कर इसे शुद्ध करने की कोशिश की, पर शुरुआती दौर में कोई असर नहीं हुआ। फिर भी छोटू को चिंता नहीं थी, क्योंकि ये खाल अब पूरी तरह उसके काबू में थी। धीरे धीरे विनाशक पूर्वजी निशान ने अपनी ताकत बढ़ाई। बैंगनी सुनहरी खाल हल्की सी कांपने लगी और उसकी सतह से पतली चमकती धारियां निकलकर ऊर्जा के रूप में बिखरने लगी। छोटू ने अपनी परमजीव शक्ति को इकट्ठा किया और इस ऊर्जा को संभालने की कोशिश की। जैसे ही उसकी परमजीव शक्ति ने इस बैंगनी सुनहरी ऊर्जा को छुआ, अचानक उसके शरीर में गूंजती हुई एक प्राचीन दहाड़ सुनाई दी। इस दहाड़ से उसकी परमजीव शक्ति झटके से बिखर गई। बैंगनी सुनहरी ऊर्जा उसकी नसों के अंदर गहराई तक घुसने लगी। छोटू ने देखा कि इस ऊर्जा के कारण उसकी हड्डियां, मांसपेशियां और नसें फड़कने लगी थी। बैंगनी सुनहरी रेखाएं उसके शरीर के अंदर इस तरह फैल रही थी जैसे बड़े कीड़े उसकी हड्डियों पर हमला कर रहे हो। ये नजारा बेहद खौफनाक था। यह कितना खतरनाक है, छोटू ने गहरी सांस ली। ये ऊर्जा इतनी शुद्ध और ताकतवर थी कि उसका शरीर इसे सहन करने में नाकाम था। धीरे धीरे उसका शरीर फूलने लगा। उसने अपनी त्वचा के नीचे चमकती हुई बैंगनी सुनहरी रेखाओं को देखा और महसूस किया कि अगर ये इसी तरह जारी रहा तो उसका शरीर फट सकता है। मुझे इसे रोकना होगा। छोटू ने जल्दी से अपने महान हरिया तकनीक को सक्रिय किया। उसने इस ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर पर हरे ड्रैगन टैटू बनाने शुरू कर दिए। हरी रोशनी फैलने लगी और बैंगनी सुनहरी ऊर्जा शांत होने लगी। धीरे धीरे वो ऊर्जा सिमट कर हरे ड्रैगन टैटू में बदल गई। 12, 15, 18, 23 छोटू के शरीर पर कुल 23 हरे ड्रैगन टैटू बन गए। ये देखकर वो चकित रह गया। इस खाल ने उसे इतने टैटू बना के दिए कि ये इतना ताकतवर था जितना वो पिछले महीने की कड़ी मेहनत से भी नहीं कर पाया था। हालांकि इन टैटू में एक मुसीबत थी, ये टैटू स्थायी नहीं थी। अगर वो इनका इस्तेमाल करता तो ये दोबारा नहीं बन पाते। इसके विपरीत पहले बनाए गए टैटू खत्म होने पर दोबारा बनाए जा सकते थे। फिर भी छोटू इस नई ताकत से बेहद खुश था। ये 13 अतिरिक्त टैटू अब उसके छुपे हुए हथियार बन चुके थे। वो जानता था कि इन सभी टैटू का एक साथ इस्तेमाल किसी भी ताकतवर दुश्मन को हराने के लिए काफी था। अब मेरे पास एक और हुक्म का इक्का है, छोटू ने मन ही मन सोचा। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और 8वीं मंजिल की ओर देखने लगा। आखिर वहां क्या छिपा है और ये बैंगनी सुनहरी खाल किस चीज का है?
जिसमें इतनी अनोखी ताकत है? छोटू के दिमाग से सवाल घूमने लगे। तभी एक गहरी आवाज उसके पीछे से गूंजी। ये हंगामा मास्टर की सबसे खतरनाक और शुद्ध शून्य शक्ति का एक त्वचा है, जिसे हम हंगामा त्वचा कहते हैं। छोटू का शरीर झटके से अकड़ गया। वो पीछे मुड़ा और देखा कि उसकी तिलिस्मी पत्थर से एक हल्की आकृति निकल रही थी। छोटू के तिलिस्मी पत्थर से एक हल्की रोशनी बाहर निकली। ये एक धुंधली परछाई जैसी थी, जिसकी शक्ल सूरत साफ नहीं लग रही थी, लेकिन उससे निकलती हल्की जीवन शक्ति ने संकेत दिया कि उसमें अभी भी जान है। तुम कौन हो? छोटू ये देखकर चौंक गया। उसने हैरानी भरी निगाहों से उस परछाई को देखा और कहा, क्या तुम रहस्यमय पत्थर की आत्मा हो? वो आकृति हवा में मंडराते हुए शांत और गहरी आवाज में बोला, हाँ, मैं तिलिस्मी पत्थर की आत्मा हूँ। छोटू का चौंकना धीरे धीरे कम हो गया। उसने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो? आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, सिर्फ मेरी आत्मा जागी है, पर मेरी ताकत का ज्यादातर हिस्सा अभी भी वापस नहीं आया है। उसकी आवाज में एक हल्का अफसोस झलक रहा था। छोटू ने सुझाव दिया, यहाँ तो इतनी सारी शुद्ध शून्य शक्ति है, तुम इसे अवशोषित करके अपनी ताकत वापस पा सकते हो। आत्मा ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये शक्ति मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे 8वीं मंजिल की सबसे शुद्ध शून्य शक्ति चाहिए। छोटू ने 8वीं मंजिल की ओर देखा और कहा, तुम तो अंदर जा सकते हो, है ना? आत्मा ने कहा, हाँ, लेकिन 8वीं मंजिल पर मौजूद शून्य शक्ति हंगामा मास्टर को ठीक कर रही है। अगर मैंने उस शक्ति को ले लिया तो वो बर्बाद हो जाएगा। छोटू ने चौंक कर बोला, हंगामा मास्टर? ये कौन है? आत्मा ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वो 8वीं मंजिल की ओर तैर कर गया और उसने अपनी शक्ति से वहां की रोशनी को थोड़ा साफ बना दिया। छोटू भी उत्सुकता से देखने लगा। उसने देखा कि वहां एक विशाल बैंगनी सुनहरी रोशनी का समुंदर जैसा था। उसमें इतनी खौफनाक शून्य शक्ति थी कि छोटू की खोपड़ी सुन्न हो गई। ये वही शक्ति थी जिसने पहले उसे लगभग धमाके से उड़ा दिया होता, लेकिन यहाँ इतनी मात्रा में थी कि जिसने भी इसे छुआ वो कुछ ही पलों में खत्म हो जाता। छोटू की नजर समुंदर के बीच में जाकर टिक गई। वहां उसने देखा एक 10,000 फीट लंबा विशालकाय शरीर जमीन पर सो रहा था। उसकी बैंगनी सुनहरी चमड़ी पर अजीब चक्र के निशान थे। वो शांत लग रहा था, लेकिन उसके आसपास की हवा इतनी भारी थी कि जगह विकृत हो रही थी। छोटू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने महसूस किया कि अगर ये विशालकाय जाग गया तो ये पूरे माहौल को चीर देगा। ये है हंगामा मास्टर, छोटू बड़बड़ाया। आत्मा ने कहा, हाँ, और वो बैंगनी सुनहरी चमड़ी का टुकड़ा जिसे तुमने पहले अवशोषित किया था, इसी हंगामा मास्टर की त्वचा का हिस्सा था। छोटू का चेहरा हल्का पीला पड़ गया। ये सुनकर वो सन्न रह गया। एक नाखून के बराबर चमड़ी ने उसे इतनी ताकत दी थी, तो सोचो ये हंगामा मास्टर इतना खौफनाक और ताकतवर होगा। तिलिस्मी पत्थर की आत्मा ने कहा, मेरे गुरु महान निशानी पूर्वज के कुल 8 शिष्य थे। उन्हें 8 महान गुरु कहा जाता था। तुम्हारी वो दोस्त जिसे तुम जरीना कहते हो, असल में बर्फीली मास्टर का पुनर्जन्म है। उसकी ताकत हंगामा मास्टर से भी ज्यादा है। छोटू ने यह सुनकर गहरी सांस ली और बुदबुदाया, ये तो बहुत खतरनाक है। हंगामा मास्टर की भयानक ताकत देखकर छोटू समझ गया था कि पुराने वक्त के ये विशेषज्ञ कितने ताकतवर थे, लेकिन जरीना के पुनर्जन्म के बारे में जानकर वो थोड़ा बेचैन हो गया। उसे डर था कि जब जरीना पूरी तरह जाग जाएगी तो वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा कि छोटू उसका मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। वो उस दिन के आने की कल्पना भी नहीं करना चाहता था। छोटू को अचानक लावा अंतरिक्ष में देखा गया वो पत्थर का ताबूत याद आया। उसने पूछा, वो ताबूत क्या वो भी किसी मास्टर का है? तिलिस्मी पत्थर की आत्मा ने धीरे से कहा, हाँ, वो फ्लेम मास्टर था। उस समय दुनिया पर एक बड़ी आपदा आई थी। मास्टर ने अपने पुनर्जन्म को जलाकर आयामों की दरार को बंद कर दिया था। हालांकि इस दुनिया में कई खतरनाक इफरात अभी भी छिपे हुए हैं। 8 महान गुरुओं ने उन्हें खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। छोटू चुप हो गया। उसे समझ आया कि उस लावा पर कुछ छिपा हुआ था। शायद फ्लेम मास्टर भी अनोखे शैतान क्षेत्र के उस बूढ़े की तरह गहरी नींद में सो रहा था। उसने पूछा, क्या उनके पास दोबारा जागने का कोई मौका है? आत्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये सब कभी इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोग थे। उन्होंने जिंदगी और मौत के रहस्य को समझ लिया था। उन्हें पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन उन्हें दोबारा जागने में वक्त लगेगा। छोटू ने सिर हिलाया। इफरातों के बारे में जानने के बाद से ही उसे एक अजीब खतरे का एहसास हो रहा था। अगर वो वापस आए तो कौन उन्हें रोक पाएगा? आत्मा ने पूरे क्षेत्र को स्कैन करते हुए कहा, इस हंगामा भवन में अराजकता या यूं कहे हंगामा पूर्वज निशान भी है। शायद वो खो चुका है। छोटू ने उत्सुकता से पूछा, हंगामा पूर्वज निशान? आत्मा ने समझाया,
8 महान गुरु कभी इन 8 पूर्वज निशानों के मालिक हुआ करते थे। हंगामा मास्टर के पास हंगामा पूर्वज निशान था। छोटू ने पूछा, तो क्या कोई विनाशक पूर्वज निशान वाला मास्टर भी था? आत्मा ने कहा, हाँ। उस समय उसने अकेले 5 राजा स्तर के इफरातों से लड़ाई की थी। उसने करोड़ों इफरातों का सफाया किया, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो अब भी इस दुनिया में है या नहीं। छोटू को यह सुनकर झटका लगा। यह इतिहास इतना ताकतवर गुरुओं और इफरातों की लड़ाई के किस्से से एक बड़े रहस्य का हिस्सा महसूस करा रहे थे। छोटू ने यह सुनकर आंखें झपकाई। उसे याद आया कि शून्य पाषाण टैबलेट के नीचे भी एक राजा स्तर का इफरात दबा हुआ था। वो जानता था कि ऐसे इफरात कितने ताकतवर होते हैं, लेकिन ये जानकर हैरानी हुई कि विनाशक मास्टर अकेले 5 राजा स्तर के इफरातों से लड़ सकता था। छोटू ने पूछा, क्या राजा स्तर का इफरात सबसे ताकतवर होता है? तिलस्मी पत्थर की आत्मा कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, नहीं, राजा स्तर के ऊपर सम्राट स्तर का इफरात भी होते हैं। उन्हें सिर्फ मास्टर ही संभाल सकते हैं। खुशकिस्मती से ऐसे इफरात बहुत कम पैदा होते हैं। सम्राट स्तर का इफरात? छोटू ने मन ही मन सोचा। राजा स्तर के इफरात पहले ही इतने खतरनाक थे, तो सम्राट स्तर का इफरात कितना खतरनाक और विनाशकारी होगा? आत्मा ने अचानक कहा, अब जब मैं जाग गया हूं तो मेरी ताकत का सोच समझकर इस्तेमाल करना। तुम्हारे वो दोस्त, उस दोस्त ध्रुव शौर्य का हाल याद करो। छोटू चौंक गया। उसने पूछा, ध्रुव भैया? फिर उसे ध्रुव भाई की बात याद आई, जब उसने बताया था कि तिलस्मी पत्थर के कारण उस पर हमला हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए उसे अपना जीवन नष्ट करना पड़ा और अपनी आत्मा को पत्थर में छिपाना पड़ा था। ये सब किसने किया? छोटू ने गंभीरता से पूछा। आत्मा ने धीरे से कहा, यह सब कारनामा इफरातों का है। छोटू के चेहरे पर खौफ छा गया। उसने पूछा, क्या इस दुनिया में अब भी इफरात मौजूद है? हाँ, उस वक्त इसमें बहुत से इफरात घुस आए थे। उनमें से ज्यादातर मारे गए, लेकिन कई छिपे हुए हैं। वो फिर से इकट्ठा होकर आयामों के बीच की दरार को तोड़ने की कोशिश करेंगे। छोटू का चेहरा गंभीर हो गया। वो जानता था कि अगर दरार फिर से खुल गई तो इफरात इस दुनिया को तबाह कर देंगे। आत्मा ने कहा, इस दुनिया में ऐसे कई ताकतवर इफरात दबे हुए हैं जिन्हें पूरी तरह खत्म नहीं किया गया। शून्य पाषाण टैबलेट के नीचे दबा राजा स्तर का इफरात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बाकी इफरात उसे आजाद करने की कोशिश करेंगे। छोटू ने मन ही मन तय किया कि जब वो पूर्वी क्षेत्र में लौटेगा तो सबसे पहले शून्य पाषाण टैबलेट की मदद से उस राजा स्तर के इफरात को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आत्मा ने चेतावनी दी, अगर तुम मेरी ताकत का इस्तेमाल करोगे तो इफरात तुम्हें पहचान सकते हैं, और फिलहाल तुम राजा स्तर के इफरात को छोड़ो, एक साधारण इफरात जनरल भी तुम्हें मार सकता है। छोटू ने सिर हिलाया। वो समझ गया था कि जब तक उसकी ताकत नहीं बढ़ती तब तक उसे तिलस्मी पत्थर को छिपा कर रखना होगा। हालांकि इस पत्थर का ज्ञान और अनुभव उसे आगे चलकर काफी मदद करेगा। इसके बाद छोटू ने हंगामा भवन की 8वीं मंजिल पर जाने वाले रास्ते की ओर देखा। फिर वो मुड़ा और चला गया। अब इस जगह पर रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही छोटू वहां से गया, हंगामा भवन फिर से शांत हो गया। वो विशाल आकृति 8वीं मंजिल पर चुपचाप पड़ी रही, जैसे वो अनंतकाल से वहां पर ही मौजूद था।